बच्चों हम ये अपना रिवीजन कर रहे हैं, ये उत्तर प्रश्नों का उत्तर इसलिए दे रहे हैं कि मतलब आपको जितना पूछा जाता है आंसर उतना ही देना है। तो हम अभी जो ले रहे हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें कि 1-2 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले संविधान क्या है? किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उसे संकलित प्रलेख को हम संविधान कहते हैं। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। फिर मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन में 1976 के संविधान के अंतर्गत नया प्रावधान जब लाया गया था, उस समय 10 कर्तव्य जो है वह निश्चित किए गए थे। अब ये है कि हमें कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए? भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, गीत का सम्मान करें और राष्ट्र के देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हम अपना कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए, ताकि देश हमारा विकास कर सके। फिर भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है? भारत के संशोधन में जो है इसमें प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से और प्रावधानों के विशिष्ट बहुमत से ही, इस प्रावधान को विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनूढ़ समर्थन मिलने पर ही हम उसको बदल सकते हैं। मतलब संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये संविधान विधेयक पारित होने की जो प्रक्रिया है, जब उसको आप पढ़ोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्ति की कितनी है? 65 वर्ष है। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 19 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। इसी तरह से केंद्रीय परिषद में किन इस स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पदच्युत कैसे किया जाए, मतलब उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद में प्रत्येक सदस्य समस्त संख्यक बहुमत के आधार पर ही हम उसके पद से हटा सकते हैं। उसके साथ साथ न्यायाधीश के विरुद्ध जो दुराचारी होने का प्रस्ताव पारित होने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, या महाभियोग लगाकर भी उसको हटाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे प्रजातंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हमने भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सांप्रदायिकता है, जातीयता है, क्षेत्रवाद है, आतंकवाद है। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे समक्ष जो है बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप लोग वर्तमान में भी देखते हो ये सारी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। फिर सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता वह है जो पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ के संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना या व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा करके स्वयं को पंथ संप्रदाय की पूर्ति कार्य करता है, वह सांप्रदायिकता कहलाती है। मतलब अपने हितों की पूर्ति के लिए हम दूसरों को भड़काकर आपस में लड़ाकर उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। फिर मादक और नशीला पदार्थ किसे कहते हैं? जिनके सेवन से मस्तिष्क जो है शिथिल हो जाता है, रक्त संचार जो है तेज हो जाता है, उत्तेजना से क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, इसे हम मादक पदार्थ कहते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए वह नशे में रहता है और वह उसको नशे में चूर रहता है, उसे मादक पदार्थ कहते हैं, जैसे नशा होता है। फिर बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का अर्थ है बेरोजगारी ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। फिर देखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी किसे कहते हैं? ग्रामीण बेरोजगारी से ही समझ में आ रहा है कि कृषि क्षेत्र जो वर्ष पर कार्य नहीं रहता है, जैसे कि 6 माह में विकास जो किसान जो होता है वह बेकार हो जाता है, क्योंकि जब खेती में बुआई होने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, तो वह शहर की तरफ पलायन करता है, वहां पर वह 3 महीने काम करता है, फिर वापस आके फिर खेती का कार्य करता है। इस तरह से इसको हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। फिर विनियोग से आशय, विनियोग क्या है? जिस धन को हम व्यय करने के लिए तैयार करते हैं या खर्च करते हैं वह विनियोग कहलाता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग को इतने ही शब्दों में देने हैं, जितना पूछा जाए उतना ही आप लोग को देना है।